बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 11 को कवर करेंगे। इसके अंदर जो दोस्तों हमने मेन टॉपिक यूज़ करना है वो है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोस्तों क्या होती है, जब आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, मतलब ये कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको यूज़ करते हो, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसको हम फंक्शन कि जिस तरह हम फंक्शन ओवरलोड करते हैं ना, वैसे ही दोस्तों सेम एज इट इज़ हम ऑपरेटर को भी ओवरलोड करते हैं। बहुत इजी है, चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे सामने हम स्टेटमेंट दे हमें राइट अ प्रोग्राम इन C++ डेट एड 2 क्लास ऑब्जेक्ट्स बाय ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। सर कह रहे हैं बेसिकली आपने एक क्लास क्रिएट करनी है और उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उन 2 ऑब्जेक्ट को आपने ऐड करना है किसके थ्रू, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। और इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, प्लस ऑपरेटर। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड मैथ क्लास। सर कह रहे हैं अब तुमने एक क्लास बनानी है जिसका नाम तुमने मैथ क्लास रखना है। हम यहाँ से नाम कॉपी करते हैं और क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। तो ये दोस्तों हमारी लैब 11 का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपको पता है बखूबी के C++ लैंग्वेज के अंदर इस तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्लास कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं क्लास, आगे क्लास का नाम, उसके बाद क्लास की बॉडी, लास्ट पे सेमीकोलन। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक डाटा मेंबर बनाना है जिसका नाम हमने क्या बताया हमें, ये देखेंगे सर कह रहे हैं एंड डिक्लेयर दैट क्लास मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सर कह रहे हैं फिर उसके बाद क्या करो, क्लास के अंदर मेंबर डाटा मेंबर बनाओ और मेंबर फंक्शन बनाओ। डाटा मेंबर दोस्तों कहते हैं वेरिएबल्स को। आल्सो डिक्लेयर अ क्लास डाटा मेंबर नेम्ड नंबर। सर कह रहे हैं तुम क्या करो, तुम क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर बनाओ, यानी एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम क्या होगा, नंबर होगा। आगे एंड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच टेक 1 आर्गूमेंट एंड इनिशियलाइज द नंबर। फिर सर कह रहे हैं तुमने क्या करना है, फिर तुमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है और वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो तुम्हारे इस नंबर वाले डाटा मेंबर यानी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करेगा। ठीक है जी, चलें जी। उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट प्लस ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो मेन चीज़ आगे वही है कि बेसिकली आपने फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, उन 2 ऑब्जेक्ट के साथ जो है इस नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करके दिखाना है आपने। चलें जी, चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने इसको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंट नंबर नाम का वेरिएबल डाटा मेंबर यानी वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद उसको हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ यहाँ पे बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोस्तों क्या होता है, इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि जिसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो सिंपल आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की ऐसे बॉडी होती है और उस बॉडी के अंदर जो भी हमने डाटा मेंबर बनाया होता है उस डाटा मेंबर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। अब यहाँ मेरे डाटा मेंबर का नाम है नंबर और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसकी डाटा क्या है, इंट। तो दोस्तों इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ मैंने लगा दिया =0। ये था दोस्तों हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कि जब आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने डाटा मेंबर जो बनाए होते हैं उनकी वैल्यू जब डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हो तो उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सेम एज इट इज़ क्लास का नाम, आगे राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम नीचे से एक वैल्यू लेंगे। जितने मतलब हमने डाटा मेंबर बनाए हो ना, उतनी हम नीचे से जो है वो पैरामीटराइज हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डाटा मेंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंट एन के नाम से एक आर्गूमेंट बनाएंगे। अब इस एन आर्गूमेंट के अंदर नीचे से हमें जो भी वैल्यू रिसीव होगी उस वैल्यू को हम नंबर वाले डाटा मेंबर में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा दिया जो नंबर वाला डाटा मेंबर है उसको इक्वल कर दो एन वेरिएबल की वैल्यू के। ठीक है जी, ये भी हम निकाल दिया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने अपने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड दोस्तों करने के लिए ये बात याद रखिएगा, जो आपका प्लस ऑपरेटर है जब आप इसको ओवरलोड करोगे और 2 वैल्यूज़ को आपस में प्लस करोगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा, उन 2 वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके देन उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करोगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करने वाला फंक्शन आप बनाने जा रहे हो, ये फंक्शन आपकी क्लास के इस नंबर वाले डाटा मेंबर की वैल्यू को प्लस करेगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। किसके अंदर स्टोर करेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों यहाँ बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप फंक्शन बनाने जा रहे हो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो दोस्तों जब आपका कोई भी फंक्शन पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो तो फिर हम एज ए रिटर्न टाइप के तौर पर क्लास का नेम बताते हैं। रिटर्न टाइप के तौर पर क्या बताते हैं, क्लास का नेम बताते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपका क्लास का कोई भी फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो तो फिर फंक्शन के नाम के शुरू पे
क्लास का नेम बताते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो जब दोस्तों किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड, और उसके आगे जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो, तो मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस, उसके आगे राउंड ब्रैकेट और उसके बाद बॉडी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने नीचे से ना एज ए पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट भी हासिल करना है। तो ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम एज ए डाटा टाइप के तौर पर, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम जो हमारे जिसे एज ए पैरामीटर ऑब्जेक्ट हासिल करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया ओबीजे। अब ये बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, ये बेसिकली मैथ क्लास जो है ये डाटा टाइप है, और ये ओबीजे जो है ऑब्जेक्ट है। ये ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट आगे स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हम एक डमी ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहा मैथ क्लास के साथ एक टेम्प यानी टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट बना दो, जिसके अंदर हम अपना जो रिजल्ट है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने कहा जो टेम्प ऑब्जेक्ट है डॉट, इसके अंदर एक नंबर नाम का डाटा मेंबर है, उसको इक्वल कर दो किसके दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट आपके इस फंक्शन को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के पास भी तो सारी पता अपना नंबर वेरिएबल है ना। मतलब ये जो नंबर वेरिएबल है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के पास होता है। आपको जैसे कि अगर पता हो तो आपकी क्लास के अंदर, ये बात आपको पहले ही कन्फर्म कर दूं कि आपकी क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं ना, ये डाटा मेंबर्स आपकी क्लास के अगर आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, लाइक आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए ना, लाइक आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये नंबर वेरिएबल मौजूद होगा। अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो चारों के अंदर ये नंबर वेरिएबल मौजूद होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आपके इस फंक्शन को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ना, उस ऑब्जेक्ट के मैंने कहा जो नंबर वेरिएबल है, उस ऑब्जेक्ट का जो नंबर वेरिएबल है उसको मैंने कहा प्लस कर दो किसके साथ, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा इसके नंबर वेरिएबल के साथ, डॉट नंबर वेरिएबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर वेरिएबल दोस्तों वो है जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये नंबर वेरिएबल बेसिकली इस वाले ऑब्जेक्ट का है, और ये नंबर वेरिएबल इस मेरे टेम्प वाले ऑब्जेक्ट का है जिसके अंदर बेसिकली रिजल्ट स्टोर होगा। और उसके बाद दोस्तों ये देखें, इस आपके टेम्प वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट स्टोर हो गया, यस हो गया। अब इस टेम्प ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर रिटर्न कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे रिटर्न, और मैंने कहा जो मेरा टेम्प ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, अब दोस्तों आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले नाम का जो हमारी आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे वाइट, रिटर्न टाइप वाइट का मतलब है कि मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन का नाम, और उसके बाद ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये बेसिकली हमारा आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ भी मैंने क्या दिया रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट किसके अंदर पड़ा हुआ है, रिज़ल्ट पड़ा हुआ है हमारे नंबर वेरिएबल के अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। ओके जी, अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, बनाएंगे 2 ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट को हमने आपस में प्लस करना है। तो बड़ा इजी है, सिंपली हमने यहाँ पे कहा मेरी जो मैथ क्लास नाम की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ MC1 के नाम से। यहाँ चलें, यहाँ पे रख लेते हैं, लाइक पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट OBJ, और दूसरा बना लेते हैं सेकंड OBJ। अब दोस्तों जो आपका फर्स्ट OBJ है ना, ये बेसिकली कॉल करेगा आपके इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और जो आपका ये सेकंड ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली कॉल करेगा आपके इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपने उसको एक वैल्यू भिजवानी है, मतलब मैंने उसको वैल्यू भिजवा दी 35। ठीक है, अब आपके दोस्तों जो फर्स्ट OBJ है इसके नंबर वेरिएबल के पास, चूँकि इसने किसको कॉल किया, इसने कॉल किया है आपके इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो इसके नंबर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ है 0। और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है उसने किसको कॉल किया, इसको, तो इसके अंदर उसके डाटा नंबर वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है 35। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू से प्लस करोगे, क्या जवाब आएगा 35 ही आएगा, क्योंकि 30 इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 35 है, तो 35 + 0 जवाब आया 35। और वो आंसर हमने जब रिटर्न करेंगे मतलब हमें ऊपर से जब रिटर्न हो गया आंसर आएगा, तो वो आंसर किस में स्टोर हो जाएगा आगे। हम यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जनाब, कॉमन लगा के तीसरा बनाएंगे ऑब्जेक्ट रिज़ल्ट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा जो रिज़ल्ट नाम का ऑब्जेक्ट है उसको इक्वल कर दो किसके, मेरे फर्स्ट OBJ FIRST फर्स्ट OBJ को प्लस करो किसके साथ,
मेरे सेकंड ओबीजे की वैल्यू के साथ। बस जी इतना देखें इजी है। देखें मैंने कहा फर्स्ट ओबीजे की वैल्यू को सेकंड ओबीजे की वैल्यू के साथ प्लस करो, जो रिज़ल्ट आए उसको मेरे इस रिज़ल्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दो, और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल है, सॉरी ये जो रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट है ये कॉल करेगा हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन को। तो वो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, नंबर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सॉरी यहाँ से एस नहीं आना, ये रिमूव करें। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने कहा जो रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट है डॉट उसके साथ मेरे डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर दो। चलें जी बस इतना सा दोस्तों काम था। ये था दोस्तों आपका लैब नंबर 11 का पूरा टास्क। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी, जितना मतलब मुझसे हो सका मैंने इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये दोस्तों थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, ये आपको समझ तब भी आएंगी जब आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी C++ की। अब यहाँ मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, और ये देखें दोस्तों रिज़ल्ट कितना आया, 35 आया। अगर मान लो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करते हो, मान लो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है चेंज करके मान लो वैसे यहाँ पे 0 ही आना है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता हूँ 10, अब क्या आंसर आएगा, अब आंसर आएगा 45। वो देखें दोस्तों आंसर आया रिज़ल्ट 45। समझ आ गई बात की। चलें जी तो यहाँ पर मैं दोबारा से वापस इसको 0 कर देता हूँ। ले जी तो आपकी लैब नंबर 11 कंप्लीट। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।